दिस साइड इज आयुषी तिवारी और आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बेसिकली आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं विच इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो टॉपिक है ये डायरेक्ट ना पूछ के अदर चैप्टर्स के साथ मर्ज करके एग्जाम में देखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना भी आपको बहुत ज़रूरी है। इसकी एक अंडरस्टैंडिंग होगी तब जाके आप दूसरे चैप्टर को कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ, अगर उसमें रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अदर चैप्टर्स तो करने हैं ही, बट ये जो चैप्टर है ये उनके साथ मर्ज होकर पूछा जाता है, इसलिए ये भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर हम सबसे पहले टर्म की बात करें, ठीक है, तो रेशियो जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुपात, ठीक, एंड द टर्म प्रोपोर्शन इसे कहा जाता है समानुपात। ओके, तो अब ये क्या होता है अनुपात और क्या होता है समानुपात, आइए समझते हैं। देखिए, जो रेशियो होता है बेसिकली उसे हिंदी में अनुपात कहते हैं, जैसा कि रिसेंटली मैंने बताया। ओके, और जो इसका साइन होता है वो एक दो डॉट के थ्रू कोलन वाले साइन से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो रेशियो एक प्रकार का डिवीजन ही है, मतलब पार्ट्स में किसी चीज़ को बांटना, डिवाइड करना, क्या कहलाता है, रेशियो। ठीक, अगर हम रेशियो को देखें तो रेशियो डिवीजन के फॉर्म में एक ऐसा फ्रैक्शन है, ठीक है, ऐसा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है जिसे और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब द लास्ट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जिसको हम और रिड्यूस नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड रेशियो। ठीक है, अब रेशियो को इस साइन से भी डिनोट करते हैं, ये दो डॉट के साइन से, और ये डिवीजन के साइन से भी इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं इसको डिनोट करने के। तो ये हो गया इसका बेसिक कि क्या होता है रेशियो। ठीक, अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें, ठीक है, तो प्रोपोर्शन क्या है भाई, टू इक्वल रेशियो। कोई भी दो इक्वल रेशियो जो आपस में बराबर हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन या समानुपात। ठीक है, तो क्या होता है, इसे हिंदी में समानुपात कहते हैं, और इसको किस साइन से डिनोट करते हैं, तो इन चार डॉट से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इसे कहते क्या है, एक्चुअली में ये होता है दो क्वांटिटीज़ का इक्वल रेशियो जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की टर्म आपस में इक्वल होती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको इस तरीके से भी डिनोट किया जा सकता है कि A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D। ठीक है, या फिर A बाई B, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि A डिवाइडेड बाई B इक्वल टू C डिवाइडेड बाई D। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी राशि या अमाउंट है वो इस वाली राशि के इक्विवेलेंट है, मतलब कि ये ऐसा रेशियो, ठीक है, ऐसा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जिसको और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड रेशियो, और दो रेशियो आपस में बराबर हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ओके, आई होप ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो वीडियो है हम यहाँ पे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। तो सबसे पहले जहाँ से शुरुआत होती है, जो जो चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरी हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आप पहले यहाँ पे देखते जाइएगा। ठीक है, वन बाय वन हम उसको कवर करेंगे। तो देखिए, इसके अलावा एक और फॉर्मेट जो अंडर दिस चैप्टर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, विच इज़ फर्स्ट प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। ये सारे टर्म से रिलेटेड भी समटाइम्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको पढ़ के पूरा जाना है, ये नहीं सोचना है कि भाई ये वाला टाइप नहीं आता तो हम नहीं पढ़ें। ठीक है, अगर इस चैप्टर में जो जो टाइप आते हैं अगर वो आपसे बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते हैं तो भी आपको पढ़ना है। जो भी इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है वो सारी चीज़ें आपको कवर करके चलनी है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है ये, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि चार टर्म लिखी हैं, A अनुपात B, समानुपात C अनुपात D। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसे क्या कहा जाता है, प्रथम अनुपात, या फिर इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक, सिमिलरली दिस इज मिड अनुपात, मिड प्रोपोर्शन या मध्यानुपात। ओके, दिस इज तृतीय अनुपात या थर्ड प्रोपोर्शन, और दिस इज चतुर्थ अनुपात या फोर्थ प्रोपोर्शन इसको कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो ये चार क्वांटिटीज हैं, चार अमाउंट हैं। ठीक है, जिनमें से कोई ना कोई एक मिसिंग रहती है और आपको उसको फाइंड आउट करना रहता है एग्जाम में कि उस मिसिंग वाली प्लेस पे क्या आएगा। ठीक, तो एक एक करके हम सारे अमाउंट्स देखेंगे कि कब कौन कहाँ मिसिंग होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम देखें तो अंडर दिस चैप्टर एक और कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, विच इज़
कि किसी ना किसी राशि या अमाउंट आपको दे दिया जाता है और उसमें आपसे कहा जाता है कि आप उसके पार्ट्स निकालिए। जैसे मान लो कि ये कोई वैल्यू या कोई अमाउंट x है, ठीक है, और इसको ना a, b और c 3 रेशियो में इसको बांटना है, ठीक है। तो अब आपसे बोलेगा कि ये जो होल अमाउंट है x, ठीक है, उसमें a का पार्ट कितना है या b का पार्ट कितना है या c का पार्ट कितना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो अब आपको पार्ट्स कैसे निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट लिख के आए या अमाउंट लिख के आए या किसी का हिस्सा, है ना, कुछ भी इस तरीके की टर्म्स आपके पेपर में देखने को मिल सकती हैं। एक होल अमाउंट दे दी जाएगी, उसको कुछ रेशियो में डिवाइड किया जाएगा और बोलेगा बताइए इसका रेशियो कितना है इस होल अमाउंट में से। तो कैसे बताओगे, ऐसे बताओगे, ठीक है। कैसे, जैसे आपको ए का भाग या पार्ट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। ये होल अमाउंट है आपकी एक्स, ठीक। एक्स में से ए का हिस्सा आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, जो आपको फाइंड आउट करना है उसको आप न्यूमरेटर दैट इज अंश में रखोगे, ठीक। और सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज, जितने भी 3 हिस्से में बांटे जा रही है वो अमाउंट, ठीक है, उसका नीचे क्या कर दोगे, सम दैट इज योग, ठीक। अगर आपको b का हिस्सा निकालना है इसी x मतलब होल वैल्यू में, अगर आपको b का हिस्सा निकालना है तो क्या करोगे, b का हिस्सा निकालने के लिए ये आपकी हो गई होल अमाउंट। इसमें जिसका पार्ट आपको फाइंड आउट करना है उसको आप न्यूमरेटर में रखोगे, बाकी के 3 रेशियो जो हैं उसको सम ऑफ रेशियो करके डिनोमिनेटर में रख दोगे, ठीक। सिमिलरली अगर आपको c का हिस्सा निकालना है तो c को आप ऊपर रखोगे अंश में और नीचे सम ऑफ रेशियो कर दोगे, ठीक। तो इस तरीके से हम रेशियो को कोई होल अमाउंट है उसमें से कुछ लोगों का या कुछ वेरिएबल का, कुछ भी आपको टर्म्स यहाँ पे दी जा सकती हैं, तो आपको अपने माइंड में उसको रखना है कि हाँ, अगर हमको कुछ पार्ट्स या वैल्यू किसी के हिस्से की निकालनी हो तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं वन बाय वन कि क्वेश्चंस किस तरीके से पेपर में देखने को मिलते हैं अंडर दिस चैप्टर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इफ a रेशियो b is 3:2 and b रेशियो c is 3:4, तो फाइंड a रेशियो c, मतलब a अनुपात b की वैल्यू आपको दी गई है 3:2, ठीक। a अनुपात b की वैल्यू कितनी दी गई है, 3:2, ये गिवन है, ठीक। इसके बाद b अनुपात c की वैल्यू दी गई है कितनी, 3:4। b अनुपात c की वैल्यू दी गई है आपको 3:4 या 3:4, ठीक है। ये पोर्शन क्या है, गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि a अनुपात c कितना होगा, तो कैसे निकालोगे। तो जब भी रेशियोज में कुछ कॉमन टर्म आपको दिखे, अब कॉमन टर्म दिख रही है लेकिन दोनों जगह उसकी वैल्यू अलग अलग है, तो फर्स्ट रूल क्या होता है कि पहले वैल्यू को इक्वल बनाओ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि b यहाँ पे भी है और b यहाँ पे भी है, बट हेयर b की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ b की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो b दोनों जगह कॉमन है बट विद द डिफरेंट वैल्यू, है ना। तो आप क्या करोगे, पहले उसको इक्वल बनाओगे। तो फर्स्ट टू मेक इट इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आप ऊपर नीचे 3 का इंटू कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे ऊपर नीचे आप 2 का इंटू कर दीजिए, ठीक, टू मेक इट इक्वल, ओके। नाउ अब ये वैल्यू कितनी हो गई, तो a इक्वल्स टू आप देख पा रहे होंगे 3 3 9 और 3 2 b का 6, ठीक। यहाँ पे b बाई c की वैल्यू कितनी हो गई, 3 2 6 और 4 2 8, ठीक है। तो अब देखो, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 9, b की वैल्यू हो गई 6, ठीक। b यहाँ पे भी है, अब यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी b कितना हो गया 6। तो यही हम बताना चाह रहे थे कि अगर कोई कॉमन टर्म है दोनों जगह, तो दोनों जगह उसकी वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप मान लो घर पे भी हैं और ऑफिस में भी, आप एक जगह मतलब आप एक हैं, आप एक कॉमन पर्सन है जो कि आप एक बार में एक प्लेस पे हो सकते हैं, 2 अलग अलग प्लेसेस पे नहीं हो सकते ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सिमिलरली कि आप जहाँ पे भी हैं आप अपनी एक एग्जिस्टेंस वाली वैल्यू के साथ हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या किया, इक्वल किया। नाउ अब यहाँ पे जो मैंने एरो के थ्रू इंडिकेट किया है वो उसकी वैल्यूज़ हैं, मतलब a की वैल्यू 9 है, b की 6 है और यहाँ पे c की कितनी है 8 है, ठीक। अब फाइंड आउट क्या करना है हमको, a रेशियो c, ठीक है। तो
तो A रेशियो C निकालने के लिए आप क्या करोगे, A रेशियो C, पहले क्या लिखा है A, और A की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ पे आ गया 9, C की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है, तो A रेशियो C की वैल्यू कितनी आ गई भाई 9:8, ठीक। इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी रेशियो गिवन है पहले आप वो देख लो, जो फाइंड आउट करना है उसको एक तरफ लिख लो, जो कॉमन है उसको इक्वल कर लो, अगर इक्वल नहीं है तो ज़बरदस्ती इक्वल नहीं करना है, नहीं है तब की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आई होप अब आप कर लेंगे, ओके। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ A:B इक्वल्स टू 5:7, मतलब A अनुपात B की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, A अनुपात B की वैल्यू दी गई है 5:7, ठीक। अब बोल रहा है B अनुपात C की वैल्यू, तो B:C की वैल्यू कितनी दी गई है 6/11, ये गिवन है। नाउ अब आपसे फाइंड आउट क्या करने को बोल रहा है, A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। अगर आप देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी A अनुपात B अनुपात C का रेशियो दिया गया था, लेकिन फाइंड आउट क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे 2 टर्म के वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है। बट हेयर द क्वेश्चन इज डिफरेंट, यहाँ पे 3 रेशियो की एक साथ वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करोगे। सबसे पहले वही काम करना है, कॉमन है, अगर कोई टर्म कॉमन है तो उसको पहले इक्वल बना लो, इफ दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, तब की। देखो अब यहाँ पे B7 है, यहाँ पे B6 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो 2 तरीके हैं, या तो कॉमन करके कर लो, या फिर एक और तरीका बता रही हूँ, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सपोज A:B रेशियो C, हमको यही फाइंड आउट करना है, तो इस तरीके से आप लिख लीजिए। इसके बाद A और B की वैल्यू कितनी दी गई है 5:7, तो A और B की जगह 5:7 लिख लो। B और C की वैल्यू कितनी दी गई है 6:11, तो ये B और ये C, ये 6:11, ठीक। इस तरीके से आप वैल्यूज पुट कर लो। नाउ अब आपको करना क्या है, यहाँ पे रेशियो और यहाँ पे भी रेशियो है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये जगह खाली है, तो ये वाली वैल्यू को यहाँ पे आप कॉपी कर दीजिए, दैट इज 7। सिमिलरली ये वाली जगह खाली है, तो यहाँ पे आप ये वाली वैल्यू को कॉपी कर दीजिए, दैट इज 6। अब क्या करना है, सिंपली सबका इनटू कर देना है, ठीक। तो 5 6 कितना हो गया भाई 30, ठीक। ये कितना हो गया 42, और ये कितना हो गया 77। तो यही क्या हो गया A, B और C, ठीक। और हमें फाइंड आउट भी क्या करना था, A अनुपात B अनुपात C, ठीक। तो ये हो गया इस तरीके से। एक ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये है कि यहाँ पे आप B को इक्वल बना लो, ठीक है। जैसे ही B इक्वल होगा, कैसे होगा, यहाँ पे आप 6 का और यहाँ पे आप 7 का इंटू कर देना, ठीक है। तो ये B इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही B इक्वल हुआ तो A, B और C तीनों की वैल्यू रख देना, यही आएगी, ठीक। अब ये जो वैल्यू आ रही है ये रिड्यूस हो रही है तो रिड्यूस कर दो, नहीं हो रही तो मत करो। डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन क्या है। अगर आपका ऑप्शन आफ्टर रिड्यूस करके आया है तो आपको वहाँ पे रिड्यूस करना है, ठीक है। अगर ये किसी टेबल, कॉमन टेबल से डिडक्ट हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही तो वही आंसर होगा। अब देखिए, ये नहीं कि सिर्फ ये दोनों डिडक्ट हो रही हैं, ये नहीं हो रही तो आपने इन दोनों को कर दिया, नहीं, ये 3 रेशियो इकट्ठे हैं, तो ऐसा टेबल देखना है कि तीनों वैल्यू एक बार में कटे या डिवाइड हो, ठीक। ऐसा नहीं कि आपने इन दोनों को कर दिया या इन दोनों को कर दिया या इन दोनों को कर दिया, ठीक है। आपको एक कॉमन टर्म लेके चलनी है जो तीनों को एक साथ डिवाइड करे, ठीक। ये 3-4 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये वाला, ओके। अब ये टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे आप, ठीक है। अब देखिए एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया गया है हमको, कैसा, और फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, डायरेक्ट डिजिट्स नहीं है। क्या क्वेश्चन है कि इफ 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z की वैल्यू कितनी है 2:3:5, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है x अनुपात y अनुपात z। तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, देखो 1/x, ठीक है, 1/y और 1/z की वैल्यू कितनी दी गई है 2:3:5, ये वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज दी गई है आपको इसको रिवर्स करके लिख देना, इनवर्स करके लिख देना, ठीक है। कैसे करोगे, तो ये जाएगा 1/2, 1/3 और 1/5, ठीक। अब ये जो टर्म आई है
इसका आप क्या कर दो, सिंपली एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 30, ठीक है। तो अब देखो 2 से 30 को डिवाइड करो कितना आएगा 15, ठीक। 3 से 30 को डिवाइड करो कितना आएगा 10, और 5 से 30 को डिवाइड करो कितना आएगा 6, ठीक है। तो 5:10:6, यही क्या हो जाएगा आपका x:y:z, ठीक। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो सिंपली आपको करना क्या है कि जब ऐसे इन्वर्स फॉर्म में वैल्यू आ जाए तो उसका आप सिंपली एलसीएम ले लो, और एलसीएम के बाद जो टर्म आ रही है वो आपकी फाइनल बिना इन्वर्स वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2a = 3b = 4c, अगर 2a बराबर है 3b के बराबर है 4c के, मतलब तीनों टर्म क्या है आपस में इक्वल है, तो आपको फाइंड आउट करना है a:b:c। कैसे करोगे, देखिए आप क्वेश्चन एक बार देखते चलना कि यहाँ पे क्या था। सबसे पहले जो हमने देखा कि सबसे पहले रेशियोज थे, लेकिन 2 टर्म के रेशियो निकालने थे आपको, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि अगेन सेम टाइप के रेशियो थे, 2 रेशियो, लेकिन लास्ट में 3 टर्म आपको फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। इसके बाद आपने देखा कि जो रेशियो थे वो आपके इनवर्स फॉर्म में थे, ठीक है, मतलब 1/2, 1/y, 1/x के फॉर्म में। तो आपने देखा तरीका डिफरेंट था करने का, ठीक है। अब ये वाला देखो, यहाँ पे इनवर्स फॉर्म में नहीं है, लेकिन डायरेक्ट इक्वल है विद द कोफिशिएंट, ओके। और फाइंड आउट करना है ए, बी और सी। तो कैसे करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या करो ना, इस पूरी वैल्यू जो गिवन है उसको आपको के इक्वल ले लेना है, ठीक। के कोई एक वेरिएबल कुछ भी आप सपोज कर सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो देखो 2a इक्वल है 3b इक्वल है 4c, तो इस पूरी टर्म को आप इक्विवेलेंट मान लो के, ठीक। ये क्या है, कोई एक कांस्टेंट है, ठीक। इसके बाद आप सबसे पहले एक एक करके एक बार 2a को के इक्विवेलेंट रखो, फिर 3b को के इक्विवेलेंट रखो, फिर 4c को के इक्विवेलेंट रखो, ठीक है। तो a, b और c की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही a, b, c की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ k, उसको आप कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ, जो चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जब आप k के इक्वल रखोगे किसको, 2a को, ठीक है। तो देखो जरा, जब 2a इक्वल होगा k के, ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा k/2, ठीक। a बराबर k/2 हो जाएगा। सिमिलरली जब आप 3b को k के इक्विवेलेंट रखोगे तो b बराबर हो जाएगा k/3, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ इनटू में इधर आएंगे तो डिवाइड में। सिमिलरली जब आप 4c को k के इक्विवेलेंट रखोगे तो c बराबर हो जाएगा k/4, ओके। अब आप देख पा रहे होंगे a, b और c तीनों की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ k। फाइंड आउट क्या करना है हमको, a:b:c, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कर लीजिए, a की वैल्यू कितनी आई भाई k/2, तो a की जगह पे रख दो k/2। b की वैल्यू कितनी है k/3, तो b की जगह पे k/3, और c की वैल्यू कितनी है k/4, ठीक है, तो c की जगह पे k/4, ठीक। अब देखो k से k कट गया तो कितना आया 1/2, 1/3 और 1/4, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, या तो आपके ऑप्शन इसी तरीके से होंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, और नहीं तो एक आध स्टेप और सॉल्व हो सकती है कि इन तीनों का एलसीएम ले लिया जाए। अगर आप देखेंगे तो इन तीनों का 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ठीक। तो या तो आंसर ये हो सकता है, या फिर आफ्टर एलसीएम क्या हो जाएगा 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, ठीक। 6:4:3, या तो आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा, ठीक। 2 तरीके के आंसर यहाँ पे निकल सकते हैं, डिपेंड करता है आपका ऑप्शन कैसा है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। जिस भी तरीके का आए आप उस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप अगर अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसे बहुत ही कम सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस वजह से बोर्ड भर रहा है और लग रहा है कि टाइम है, लेकिन जब आप करोगे इसको, आपने एक बार इसको समझ लिया कि हाँ दिस इज द अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद आप सीधे
अपने हाथ स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। ये नहीं देखने कि यहाँ पे टाइम ले रहा है, यहाँ पे बिकॉज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे कुछ भी नहीं आता, जिनका बेस भी ज़ीरो है, ठीक है। तो हमें उन सबको कंसीडर करके चलना है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे एक एक स्टेप के साथ सॉल्व कराती हूँ, जिससे कुछ भी ऐसा ना हो कि उन्हें ना समझ में आए, ओके। तो अगर आपको वो चीज़ ऑलरेडी आती है तो आप अपनी स्पीड पे वर्क कीजिए, ठीक है, तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब कॉन्सेप्ट्स बता रही थी तब मैंने समझाया था कि क्या समझाया था, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन, ये वाली। अब इस पे बेस्ड भी समटाइम्स पेपर में पूछ लिया जाता है ना सीरीज फॉर्म। कई बार ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोपोर्शन है ना, ये रीजनिंग में भी देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो आप इसको कंसीडर कर, आपको जहाँ कंसीडर करना हो, मैथ्स हो रीजनिंग हो, ये सीरीज बेस्ड कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक। देखो एक्चुअली में होता मैथ्स का है, ओके। नाउ क्या फाइंड आउट करना है हमको, फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब 1, 2, 3 और 4, यही होगा यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन, ओके। तो देखिए फर्स्ट हमारी टर्म है 12, तो यहाँ पे लिख दो 12। सेकेंड टर्म है 14, तो यहाँ पे लिख दीजिए 14। नाउ प्रोपोर्शन 24, यहाँ पे लिख दीजिए 24। और फोर्थ प्रोपोर्शन आपको निकालना है, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन आपको निकालना है, तो फोर्थ की जगह पे आप कुछ सपोज कर लो। यहाँ पे मैंने x किया है, आप कुछ और सपोज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये जो साइन है रेशियो, इसका मतलब क्या है, डिवीजन ना। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, 12/14 लिख सकते हो डेफिनेटली। और ये जो प्रोपोर्शन का साइन है ये वाला, आप इसको इक्वल कहोगे, ठीक है। और यहाँ पे 24/x, ठीक। अब जो वैल्यू आपस में कट रही है उसको काट दो, जो नहीं कट रही डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ठीक है। अब ये और ये दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x को यहाँ भेज दो, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, 14 2 ज़ा 28, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 28, और x ही क्या है हमारा, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 28। तो जब भी आपको फोर्थ प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने को आएगा, ठीक है, तो 3 वैल्यू आपके पेपर में गिवन होंगी, जैसे यहाँ पे गिवन है। या तो ये अभी यहाँ पे जो मैंने लिया है वो बिना किसी साइन के लिया, मतलब यहाँ पे मैंने डॉट्स और रेशियो वगैरह नहीं लगाए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होता है तो हमें लास्ट वाली वैल्यू को x या कोई भी वेरिएबल सपोज करना होता है, ठीक है। और फोर्थ प्रोपोर्शन में आप देखिएगा क्वेश्चन में 3 वैल्यू आपको डेफिनेटली गिवन होंगी, ठीक। ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। जब भी आपको आएगा आप इस तरीके से आराम से सॉल्व कर सकते हो, और ये बहुत ही कम सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। तो अपनी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज कीजिए, ओके। नाउ अगर आपके पेपर में थर्ड प्रोपोर्शन निकालने को आता है तो आप कैसे करोगे। अब देखिए थर्ड प्रोपोर्शन अगर आपको निकालना है तो अगेन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स थर्ड प्रोपोर्शन में आके गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं, क्योंकि थर्ड देखो आपको ना मिड में, जब अभी मिड बताऊंगी तो मिड में भी आपको 2 वैल्यू गिवन होंगी, ठीक। और थर्ड में भी जब थर्ड प्रोपोर्शन निकालने को बोलेगा तब भी आपको 2 वैल्यू गिवन होंगी, ठीक है। बट किसको कैसे सॉल्व करना है तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए जब भी कौन सा प्रोपोर्शन है, थर्ड, जब भी थर्ड की बात होगी तो क्या होगा ना, ये जो सेकंड वाली टर्म है ये कॉमन करोगे आप, 2 बार लोगे और लास्ट वाली टर्म को x सपोज करोगे, ठीक है। जब फोर्थ में थे हम, जब हम फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल रहे थे, ठीक है, जब फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल रहे थे तो भी हम लास्ट वाली वैल्यू को क्या कर रहे थे, जो लास्ट टर्म थी उसको हम x सपोज कर रहे थे। और ड्यूरिंग थर्ड प्रोपोर्शन में भी हम लास्ट वाली टर्म को x सपोज करेंगे, बट वैल्यूज आपको 2 गिवन होंगी। तो 2 को 3 कैसे बनाओगे, तो ये जो सेकेंड वाली टर्म है ना ये कॉमन हो जाएगी थर्ड में, ठीक है। कैसे करना है देखिए, 16:24 प्रोपोर्शन
24:x, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। इस तरीके से आप थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे। यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, आपको करना इसी फॉर्मेट में है कि जो सेकंड वाली टर्म है वो यहाँ पे रिपीट हो जाएगी और लास्ट वाली को आप x सपोज करोगे। ठीक, तो देखो क्या करोगे, यहाँ पे आप 16/24 ये लिखा, ठीक है, इक्वल टू, क्योंकि प्रोपोर्शन है, 24/x, ठीक है, इस तरीके से। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24 कट गया। अब जो बचा उसको आपस में इंटू कर दीजिए, तो ये यहाँ पे 2 और x के साथ इंटू हो गया 2x, और 24 और 3 के साथ ये इंटू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 12 3 ज़ा 36, ठीक। और x ही हमने क्या माना था, जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन था, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शन जब भी आपको निकालना रहेगा, मिड वाली वैल्यू कॉमन होगी, लास्ट वाली वैल्यू सपोज होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थर्ड निकालना है तो थर्ड वाली जगह पे x ले लेते हैं और 24 मतलब जो सेकंड वाली टर्म है उसको क्या करते हैं, लास्ट में ले लेते हैं, है ना। तो ये नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा आपको जब भी थर्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब देखिए मिड प्रोपोर्शन, बहुत ईजी है। मिड प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको जो भी गिवन वैल्यूज होगी उसको क्या करना है, स्क्वायर रूट में ले लेना है और इनटू कर देना है, ठीक है। तो जो भी होगा इसका, जब आप इसका इनटू करोगे तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका मिड प्रोपोर्शन, ठीक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा, ओके। चलिए, नाउ मिड प्रोपोर्शन में सिर्फ इतना ही करना रहता है, आपको दो वैल्यू दी जाएंगी, मिड प्रोपोर्शन में भी थर्ड प्रोपोर्शन में भी, बट थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का तरीका इज डिफरेंट, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे आपको बताया, और मिड प्रोपोर्शन निकालने का तरीका इज अलग, ठीक है। ये अलग है, वो अलग है, दोनों में ही दो वैल्यू गिवन है, बट अप्रोचेस डिफर हैं, ठीक है। अब ये आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा, ये किसका स्क्वायर रूट होगा। कैसे करोगे, दोनों का इंटू कर लेना और देख लेना किसका स्क्वायर है, ओके। नाउ अब देखिए, यहाँ इससे पहले तक थे जो बिना वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन थे कि वो किस तरीके से बन सकते हैं। अब आपकी वर्ड प्रॉब्लम शुरू होती है, तो देखिएगा वन बाय वन हम कैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:11, मतलब कोई दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो कितना है, 7:11 है, ठीक है। नाउ इफ 7 इज एडेड टू ईच रेशियो, अगर प्रत्येक रेशियो में 7 को ऐड किया जाए, ठीक है, तो देन द रेशियो बिकम्स 2:3। जैसे ही हम 7 ऐड करते हैं तो जो रेशियो है ना वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 2:3, ठीक है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कैसे करोगे, आई होप बन जाएगा, नहीं बनेगा तो देख लीजिए। देखो दो संख्याएं हैं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ठीक है। ये किस रेशियो में दी गई है, 7 और ये 11, ठीक। तो देखो अब क्या क्वेश्चन है कि यदि प्रत्येक में 7 ऐड किया जाए, तो आप मान लीजिए ये 7x है, ये 11x है, ठीक है। तो जब आपने इसमें 7 ऐड किया, मतलब 7x में भी 7 ऐड किया और 11x में भी आपने 7 ऐड किया, ठीक है, तो कितना हो गया, तो रेशियो हो गया 2:3। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। जब हम आपको एजेस वाले क्वेश्चन करा रहे थे तब भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट वहां पे आपको देखने को मिला था, ये यहीं से वहां पहुंचा है, ठीक है। डायरेक्ट एजेस नहीं बनी है, पहले रेशियो बना है फिर एजेस वाले कॉन्सेप्ट में वो मर्ज हुआ है, ठीक है। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब आप इसको यहाँ और इसको यहाँ इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा कैसे होगा। तो ये 3 यहाँ पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा 21x प्लस ये हो जाएगा 21 इक्वल टू ये हो जाएगा 22x प्लस ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, ठीक है। अब x वाली टर्म एक साइड, बिना x वाली दूसरे साइड रख लो। तो देखो यहाँ पे 21 माइनस 14 इक्वल्स टू 22x माइनस 21x, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा भाई, 7
ठीक है, और ये कितना हो जाएगा x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 7। और हमसे क्या पूछा है कि छोटी संख्या दैट इज स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है। तो कहाँ से निकलेगा स्मॉलेस्ट नंबर? आपके पास दो रेशियो हैं, ठीक है, क्या काट दिया पता नहीं, दो रेशियो हैं 7x और 11x, ठीक, ये हो गया 7x और ये हो गया 11x। तो ऑब्वियसली जो रेशियो छोटा है उसकी वैल्यू छोटी होगी, है ना। तो 7x मतलब ये हो जाएगा 49 और 11x मतलब ये हो जाएगा 77। तो विच वन इज स्मॉलेस्ट? दिस वन इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो 49 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका 49, ठीक। तो कर लोगे, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको एजेस में देखने को मिलता है। जब मैंने इससे पहले एजेस वाला चैप्टर कराया था तो वहां पे मैंने ये कंप्लीट किया था। ओके, चलिए अब एक और टाइप का क्वेश्चन है जो अभी इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी अमाउंट को डिवाइड करना, है ना, तो कैसे करेंगे हम, उसमें किसी का वैल्यू अगर आपको निकालनी है। देखिए क्वेश्चन इज कि एन अमाउंट, इफ एन अमाउंट इज टू बी डिवाइडेड इन ए बी सी डी, कोई अमाउंट है भाई, ठीक है, वो किस में डिवाइड हो रही है, ए बी सी और डी में, ठीक है, किस रेशियो में, तो 3:4:9:10 इस रेशियो में डिवाइड हो रही है, ठीक। तो देखो क्या कंडीशन है, इफ सी इज पार्ट इज ₹2580 मोर देन किसका पार्ट, बी, मतलब कि यदि सी का भाग बी के भाग से इतना अधिक है, ठीक है, तो ए और डी की कुल राशि ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? अगर आप यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है कि सी का भाग, मतलब सी का भाग कितना है, ये है, सी का भाग कितना है, तो आप देख पा रहे हैं सी का भाग है ये। अगर सी का भाग किसके भाग से, बी के भाग से, बी का भाग कितना है, ये बी के भाग से कितना अधिक है, 2000, कहाँ गया, 2580, ठीक। तो बताइए ए और डी की कुल राशि कितनी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में कि टोटल अमाउंट, यहाँ पे तो टोटल अमाउंट भी नहीं गिवन है, समटाइम्स टोटल अमाउंट आपकी गिवन होगी, ठीक है, यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन हमको उनके बीच का डिफरेंस पता है। ओके, तो अगर आप देखें तो ये है बी और ये है सी। बी का रेशियो आप देखिए कितना है 4 और सी का रेशियो कितना है 9, ठीक है। तो आप इसको 4x इसको 9x सपोज कर लीजिए। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, 5x का, है ना। 4 और 9 के बीच कितने का अंतर है, 5 का, तो रेशियो में 5 रेशियो का। ओके, और क्वेश्चन कह रहा है कि 2580 रुपीज़ अधिक है और रेशियो में इतना, मतलब सी का पार्ट बी के पार्ट से 5 रेशियो ज़्यादा है रेशियो में, और इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कितना ज़्यादा है, तो 2580 ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, मतलब ये जो 5x है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 5x आपका बराबर हो जाएगा 2580 रुपीज़ के, ठीक है ना। अब आप इसको कट कर दीजिए, 5 से 2580 कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, और यहाँ कितना बचा, 5 6 ज़ा 30, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 516। अब हमसे क्या पूछे, a और d की राशि कितनी होगी। तो a का रेशियो कितना है, तो आप देख पा रहे होगे a का रेशियो है हमारा 3x, ठीक है, और d का रेशियो कितना है, तो d का रेशियो है 10x। ओके, तो टोटल राशि कितनी हो गई भाई, इनकी टोटल राशि हो गई 13x, ठीक है, टोटल। तो एक x बराबर कितना है 516 के, तो 13x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें आप 13 का इंटू कर दीजिए, ठीक। तो जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसको इंटू करने पे कितना आएगा, ठीक है। अप्रोच यही रहेगी, यहाँ पे मेन वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन किसी राशि को 4 लोगों में डिवाइड किया गया है
और फिर आपसे बोल रहे हैं कि अगर इसको इससे इतनी ज़्यादा मिल रही है तो बताइए रिमेनिंग 2 को टोटल कितनी मिल रही है। ठीक है, तो ये जो जितनी ज़्यादा या जितनी कम की बात होती है वो उनके डिफरेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, चलो आई होप आप समझ गए होंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ ₹530 इज टू बी डिवाइडेड इन A, B और C, मतलब टोटल रुपीस कितने हैं 530, उसको 3 रेशियो में डिवाइड किया गया है A, B और C में। ओके, तो क्वेश्चन इज कि इफ A गॉट 70 मोर देन B, मतलब A को B से 70 रुपीज़ ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, और वाइल B गॉट 80 रुपीज़ मोर देन C, और B को C से 80 रुपीज़ ज़्यादा मिलते हैं। तो देखिए जो कंडीशन है, आप क्वेश्चन को समझिए कि हमें कब किसको एज्यूम करना है। ठीक है, तो किसको एज्यूम करना है, जब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें किस पे डिपेंडेंट है, सारी इक्वेशन हमारी आप देखेंगे ध्यान से तो C पे डिपेंडेंट है। ठीक, A जो है वो B पे और B जो है वो C पे डिपेंडेंट है। तो जिस पे डिपेंडेंट है उसको आप क्या कर लोगे, उसको आप 100 सपोज कर लोगे। तो अगर हम इसको 100 सपोज कर लेते हैं तो देखिए हमारी कंडीशन कैसी हो जाएगी। आपने C को 100 सपोज कर लिया क्योंकि सारी कंडीशन C पे डिपेंडेंट है। ठीक, तो C की वैल्यू हो गई कितनी 100। अब B को कितने मिले हैं, तो B को C से 80 रुपीज़ ज़्यादा मिले हैं, मतलब C 100 है तो B कितना हो गया 180। ठीक है, और A को कितने मिले, तो A को B से 70 रुपीज़ ज़्यादा मिले, मतलब B की वैल्यू कितनी है 180, और इसमें 70 और जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे A की वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका हमको रेशियो निकालना है, तो आप इनका रेशियो निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 250 रेशियो, ये हो गया 180 और ये हो गया 100। ठीक, अब आप इसको रिड्यूस कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। अगर आपके ऑप्शन रिड्यूस्ड फॉर्म में है तो रिड्यूस कर दीजिए, अदरवाइज यही आंसर हो जाएगा। देखिए, और हम रिड्यूस करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास 25, 18 और 10। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, A अनुपात B अनुपात C का। और क्वेश्चन में भी क्या बोला था कि इनके भागों का अनुपात कितना होगा, तो A, B और C, A की वैल्यू हो गई 25, B की वैल्यू हो गई 18 और C की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो कई बार इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि A का रेशियो C के रेशियो से कितना ज़्यादा है, या B का रेशियो A के रेशियो से कितना कम है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलते हैं इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़, अमाउंट और रेशियो। यहीं पे क्वेश्चन और कंडीशंस घूमती रहती हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहला पार्ट कंप्लीट किया है रेशियो और प्रोपोर्शन का। जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं एक बिगनर्स और बेसिक लेवल के, वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम अलग लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा इससे हाई लेवल के होंगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।